अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 4 है। हमारा टॉपिक चल रहा था व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, के एटम्स हम केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। अब जो हमारा डिसकंटिन्यू हुआ था जहाँ से, वहीं से हम दोबारा स्टार्ट लेंगे। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एटम जो है, हमारा टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट लेते हैं कि एटम जो है हमें कैसे 8 इलेक्ट्रॉन जो अपने वैलेंस शेल में अकोमोडेट करेगा। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, कि एटम के पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के अपने आप को स्टेबल कर ले, या एक पॉसिबिलिटी है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, के किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप को स्टेबल करे, या थर्ड पॉसिबिलिटी है कि बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, जिसकी सूरत में वो जो है वो स्टेबल कंडीशन में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, और ये क्राइटेरिया जो है वो कब फुलफिल होगा, जब इफ़ एन एटम है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तब फुलफिल होगा कि जब एक एटम जो है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 से कम हो। ठीक है, अब 3 से कम होगी तादाद, यानी कि 3 या 3 से कम होगी, एक 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो देने को क्यों प्रेफर करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को देना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकालने को क्यों प्रेफर करेगा। इसका मतलब ये है, इसकी एग्जांपल आपको मैं इस तरह से दे देती हूँ कि सोडियम की एग्जांपल ले लें आप। लेट्स सपोज इसमें हम लोग सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है सोडियम का सिंबल Na होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी एग्जांपल को इस तरह से लिखूँगी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है। ठीक है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये मैंने उसका न्यूक्लियस ड्रॉ किया, यानी कि उसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स। ठीक है, ये उसका एक सब शेल हो गया, ये दूसरा हो गया, सॉरी सब शेल नहीं, शेल की बात अगर हम कर लें, KLMN शेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। शेल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। KL, M और N जो है वो शेल्स कहलाते हैं। S, P, D एंड F जो है वो सब शेल्स कहलाते हैं। ठीक है, शेल्स जो हैं, समझ लें, शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह से बता दूं कि आपके घर में एक अलमारी है। ठीक है, आपके घर में अलमारी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कबर्ड्स होती हैं बनी हुई, 3-4 कबर्ड्स होती हैं एक रूम में बनी हुई। समझ लें अगर आपके रूम में 4 कबर्ड्स बनी हुई हैं, तो वो जो 4 कबर्ड्स हैं ना, वो आपके पास शेल्स हैं। ठीक है, वो KLMN हैं। ठीक है, अगर हम लोग अलमारी को खोलते हैं, कबर्ड को जब ओपन करते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होते हैं, या जिसको कह लें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। एक कबर्ड के अंदर कम से कम 3 या 4 खाने अगर बने हुए हैं, तो वो जो है एक बड़ी कबर्ड के अंदर छोटे छोटे खानों का जो मौजूद होना, वो समझ लें सब शेल्स होते हैं। ठीक है, उनको हम SPDF के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। शेल बड़ी चीज़ है, सब शेल जो है वो उसका छोटा पार्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हर शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम अकोमोडेट करता है, कि जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, छोटा होता है ना ये साइज़ में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है इसके पास, के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने अंदर कैरी करेगा। ठीक है, L जो है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, M जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, और N जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर कैरी कर सकता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इस तरह से। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अगर हम इनके कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे तो ये ज़्यादा लंबी डिस्कशन हो जाएगी, जो कि आपके टॉपिक का फ़िलहाल हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब सोडियम की एग्जांपल हमने ली। सोडियम एक, समझ लें, एक एलिमेंट है। ठीक है, जो नमक में भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 11 है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 11 है, तो इसका मतलब है उसके पास प्रोटॉन्स की तादाद भी 11 ही होगी। हम प्रोटॉन्स की डिस्कशन में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन में रहेंगे। अब हमने शेल्स ड्रॉ करने हैं इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, पहले मैंने जो शेल ड्रॉ किया उसको हम K का नाम दे देंगे, ये K शेल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि K शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और वो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है L शेल। ठीक है, अब अगला शेल जो है वो L शेल है। L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रॉ कर दूँगी, 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितने टोटल काउंट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पीछे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1। तो उसके लिए हम एक और शेल बना लेंगे, और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो आखिरी शेल में चला गया, यानी कि एम शेल में चला गया। अब देखें जी, सोडियम के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में। हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, यानी कि लेस देन 3 हो गया ना। लेस देन 3 है तो इसका मतलब है अब वो बेचारा किससे अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ पे पूरे के पूरे वो जो है वो 8 का नंबर पूरा करेगा, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई भी एटम इतना अच्छा नहीं होगा कि वो उसको इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दे। तो ये क्या प्रेफर करता है, ये प्रेफर करता है कि अपना ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, इसको भी बाहर निकाल दे, एक्सपेल आउट कर दे, ठीक है। जब ये निकाल देगा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, तो देखें मैं लेट्स सपोज इसका ये शेल ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिया बाहर, ठीक है। अब देखें जी, इसके पास 2 शेल हैं और आउटर मोस्ट शेल जो है इसका अब ये कंसीडर होगा, ये वाला, ये जो इसके पास बचा है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उसका आउटर मोस्ट शेल जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम स्टेबल हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। अगर अब आपको मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं कि सोडियम ने जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 रह गए ना, 1 तो उसने निकाल दिया बाहर। लेकिन सोडियम के पास पहले नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11 थे, वो अब भी 11 ही हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, देखें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, और कितने प्रोटॉन ज़्यादा हैं, 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इस पर +1 चार्ज आ गया, ठीक है। वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम जस्ट चार्ज यहाँ पे मेंशन करेंगे। समझ आई? मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि एटम जो है जिनके पास लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्यों अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना प्रेफर करते हैं, उसका ये रीज़न होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, यानी कि बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि जब एक एटम के पास, इफ एन एटम हैव मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे, हम 8 की बात नहीं कर रहे, ठीक है। 8 तक आपने नहीं जाना। आप ये सोचें कि अगर एक एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो क्या करता है, वो प्रेफर करता है बाय इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, कि वो कोशिश करेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, बजाय कि वो अपने 5 के 5 या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, वो कोशिश करेगा कि उसको 1 या 2 की ज़रूरत है तो वो किसी से ले ले, ठीक है। ये उसके लिए ज़्यादा आसान काम है। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ, ठीक है। मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये उसका प्रोटॉन हो गया, नज़र आ रहा है आपको सही तरह से, ठीक है। अच्छा, ये उसका प्रोटॉन हो गया, ये उसका के शेल हो गया, ये के शेल, यहाँ पे मैंने एल शेल मेंशन नहीं किया था, ठीक है। ये के शेल हो गया। के शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, 2 को, तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास शेल आ जाता है एल शेल, ठीक है। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के शेल में चले गए, पीछे कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ जाना चाहिए इस बात को कि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पूरे मेंशन कर दिए इसमें। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ऑक्सीजन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए।
तो बजाय के वो अपने ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाले, वो क्या करेगा, वो किसी से ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो अपने शेल में ऐड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे और ऑक्सीजन स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आके ऑक्सीजन में ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो टोटल ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो तो 8 ही है ना, जाहिर है जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन थे। अब ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स की निस्बत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2 का। ठीक है, यहाँ तक समझ आई कि उसने इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिए। इसी तरह और भी एग्जांपल्स, मैं आपको एक एक एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ जहाँ पे आपसे इतनी ज़्यादा डिस्कशन मांगी जाए, ये जस्ट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जो है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाला क्या सिस्टम होता है कि अगर एक एटम है, उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेगा, उसके लिए अब 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, या वो रिमूव कर दे या वो गेन कर ले, यानी कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो उसके लिए तो इक्वल एनर्जी चाहिए होगी ना। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ना वो रिमूव करता है और ना वो गेन करता है, वो शेयर कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। लेट्स सपोज हम लोग कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको इसमें कार्बन की एग्जांपल दूंगी। ठीक है, कार्बन 4th ग्रुप का मेंबर है, उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए। अगर आप एटम के हवाले से चाह रहे हैं तो मैं आपको एटम की तरह उसको बना के दिखा देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, ये उसका प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए के शेल के, और ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल के। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा कि ये कैसे शेयर करेगा, इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, किसी दूसरे से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले तो फिर ये स्टेबल हो, तो 4 भी बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, देने के हवाले से भी और लेने के हवाले से भी। शेयर करना आसान है, ये क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ ना शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स उनके। ये 4 हाइड्रोजन्स आए और उन्होंने क्या किया, ये इसके साथ शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जो मॉलिक्यूल बनता है ना, इसको हम मीथेन का नाम देते हैं। ठीक है, कुछ समझ आ रही है, ये देखें, ये मीथेन CH4 मैंने लिखा है। ठीक है, इस लिहाज से ये आपस में शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि आपको आपकी बुक में आगे क्या लिखा हुआ है। मैंने आपकी बुक के हवाले से उसको मेंशन किया है, देखें, ये जो 3 पॉइंट्स थे ये मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। अब आगे वो क्या बताते हैं, इट मीन्स एवरी एटम हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। द एटम्स हैविंग लेस देन 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स आर अनस्टेबल। ठीक है, उन्होंने वही बात बताई है इस लाइन में कि ये वाली लाइन, ये नीचे वाली। ठीक है, इसमें उन्होंने वही बात बताई है कि अगर एक एटम के आउटर मोशन में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, और वो स्टेबल कैसे होगा, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ को फॉलो करके। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लास्ट पैराग्राफ ये जो है इसको डिस्कस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स। वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एटम जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मतलब वो ये वाला तरीका अपनाएगा, ये वाला तरीका अपनाएगा या ये वाला तरीका अपनाएगा, हमें कैसे पता चलेगा ये। तो हमें कैसे पता चलेगा वो मैं अब आपको बताती हूँ। थोड़ा सा बोर्ड में क्लियर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, पेज नंबर 48 ज़रा आप लोग देख लें एक बार ओपन करके, उसके ऊपर आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आएगा। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है
ये मैं अब आपको दिखा दूँ, शो करवा दूँ कि इसके हवाले से लास्ट पैराग्राफ में थोड़ी डिस्कशन की हुई है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हमें तो नहीं इस चीज़ का पता ना, तो हम कैसे इस चीज़ का पता करवाएंगे। वो कहते हैं जी आपको एटम की पोजीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। एटम की पोजीशन का पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा तो आप इस तरीके से ये जान पाएंगे कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने अंदर से, लेगा या शेयर करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल पेज नंबर 59 पे अगेन ओपन करके ज़रा उसको देखें और उसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर, कि एटम का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो इसका ग्रुप नंबर शो करवाती है, ठीक है, कि एटम का ग्रुप नंबर क्या है, ठीक है। अब वो कहते हैं एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 3 द ग्रुप नंबर इज असाइंड टू बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल and group 17 has 7 electrons in its valence shell. Mode of reaction of an atom depends upon its number of valence shell electrons. It is discussed in the next sections. अच्छा, अब वो कहते हैं जी पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ ग्रुप है ना, कि एटम जो है वो किस ग्रुप में फॉल करता है, किस ग्रुप में मौजूद है, वो असल में डिटरमिन करेगा कि इन तीनों में से कौन सा रूल फॉलो होगा, ठीक है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल जब आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 48 ओपन करें, वहाँ पर देखें आपको ग्रुप नंबर नज़र आएगा। ये देखें, ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ग्रुप 1 है, ठीक है। ये ग्रुप 1 के मेंबर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब यहाँ से क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि जो एक इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में है तो वो लेस देन 3 है ना, तो इसका मतलब है ये पहले वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप ग्रुप 2 पे चले जाएँ, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 2 देखें। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 में ये है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सीरीनियम है, बेरियम है और रेडियम है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब है लेस देन 3 है। तो ये फर्स्ट वाला रूल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाला रूल जो है वो फॉलो करेंगे। इसी तरह ग्रुप 3 के जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप चलते हैं ग्रुप 4 की तरफ, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ग्रुप 4 की तरफ अगर चलेंगे आप तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि वो ये वाला थर्ड वाला रूल यानी कि शेयरिंग वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह ग्रुप नंबर 5 है, ग्रुप नंबर 5 के एटम्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कौन सा फॉलो करेंगे, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। ग्रुप 6 है, उसके एटम्स भी ग्रुप 6 जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी इसको सेकंड वाले को फॉलो करेंगे। इसी तरह ग्रुप 7 है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और ग्रुप 8 की तो खैर बात ही कोई नहीं है। ग्रुप 8 तो वैसे ही जो है वो अनरिएक्टिव आ जाते हैं, नोबल गैसेज आ जाती हैं जो कि रिएक्ट करने की ज़हमत नहीं करती। अगर आपने उनको रिएक्ट करवाना है तो आपको स्पेशल कंडीशंस भी देनी पड़ेंगी उनको, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इस टॉपिक में से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, क्योंकि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है।